वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस तीसरे बजट पर पूरे देश की नजर थी, लेकिन देश के 4 राज्यों के लोगों को इस बजट से कुछ ज्यादा उम्मीदें थी। हो भी क्यों ना, इन राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं और निर्मला सीतारमण ने इन राज्य के लोगों को निराश नहीं किया। कोरोना की वजह से हाथ बंधे होने के बावजूद सरकार ने इन राज्यों को दिल खोलकर पैसे दिए हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल से लेकर असम में इस बजट से विकास की रफ्तार और तेज होगी। इन 4 राज्यों में 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। इस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने जहां इसे रोड फॉर वोट बताया, तो ममता दीदी ने कहा कि सरकार सब कुछ बेचने जा रही है। वैसे भी बीजेपी के जोरदार चुनावी कैंपेन से ममता दीदी बौखलाई हुई हैं। कब कौन विधायक और मंत्री टीएमसी को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो जाए, यह किसी को पता नहीं है। चुनाव वाले राज्यों को बजट में बम्पर सौगात। बंगाल और तमिलनाडु के लिए निर्मला ने खोला खजाना। केरल और असम पर भी सरकार मेहरबान। बजट से विकास को रफ्तार तो विपक्ष क्यों परेशान। चुनाव वाले राज्य के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, केरल से लेकर असम के लोगों को निराश नहीं किया। सभी राज्यों के लिए वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया। चुनाव वाले राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कुल 2,27,000 करोड़ का ऐलान किया गया। इस ऐलान में खास बात यह है कि बंगाल से ज्यादा ध्यान तमिलनाडु का रखा गया है। बंगाल में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं और निर्मला ने बजट में इसका पूरा ध्यान रखा। वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसके जरिए 675 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। तमिलनाडु में 1,03,000 करोड़ रुपए की लागत से 3,500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। तो केरल में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए 65,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 1100 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। असम के लिए हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया है, जिस पर 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। असम में 1,300 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। 1,100 kilometer of national highway works in the state of Kerala at an investment of 65,000 crores, including 600 kilometer section of Mumbai-Kanyakumari corridor in Kerala. लेकिन वित्त मंत्री के ऐलान को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह पहला पेपरलेस बजट है और सरकार सब कुछ बेच रही है। रेलवे सोल्ड बिक्री, एयरपोर्ट सोल्ड बिक्री, पोर्ट सोल्ड बंदर बिक्री, इंश्योरेंस सोल्ड बिक्री, पीएसयू आरो 23टा बिक्री, कोल रेल सेल गेल कारो छुट्टी नहीं, सब बिक्री कर दिए। बीजेपी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता को बजट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने 10:30 बजे एक ट्वीट किया था कि ममता दीदी जो है वो ऑलरेडी अपना स्पीच बना चुकी है और उसका इंग्लिश वर्जन डेरेक ओब्रायन को करने के लिए भी दे दिया है, तो उनको बजट से कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कुछ राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। ये बजट में अगर देखा जाए सही ढंग से तो देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर रोड फॉर वोट बना दिया। बहुत सारे पैसा खर्चा करने की तो बात किए हैं, लेकिन हमें क्या मिला, कोई ग्रांट नहीं मिला। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। गडकरी ने कहा कि सिर्फ चुनावी राज्यों में ही नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी सड़क बनाई जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, बिहार में भी कम से कम 1.5-2 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में करीब 3.5-4 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, कर्नाटक में 2.5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, आंध्र तेलंगाना में भी 1.5-2 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ। तो आज स्वाभाविक रूप से कुछ राज्यों का उल्लेख उन्होंने किया है,
पर सब जगह पर कर रहे हैं। और इसमें हमारा बजट उन्होंने 91,000 से अब 1,18,000 करोड़ किया है। वित्त मंत्री ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही बंगाल और असम के चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों के लिए भी 1,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यह तो अब तक साफ हो गया है कि इस साल के बजट से देश के मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि ना तो इनको इनकम टैक्स में अतिरिक्त टैक्स छूट की सुविधा मिली और ना ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ, जो इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे मिडिल और सैलरीड क्लास के लिए एक झटका है। कुल मिलाकर आम बजट से दोनों ही वर्गों को निराशा हाथ लगी, जबकि दूसरों की ही तरह मिडिल और सैलरीड क्लास की उम्मीदें जुड़ी थीं कि उन्हें कम से कम टैक्स छूट मिल जाए या किसी और तरीके से सरकार उनकी मदद करे, जिससे साल भर जेब पर जो बुरा असर पड़ा है कोरोना के काल में वो ना पड़े आगे। लेकिन ऐसा हो ना सका। हालांकि अगर आप बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में रहते हैं या फिर ताल्लुक रखते हैं तो फिर भी आप कुछ राहत जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि इस बार के बजट के जरिए केंद्र सरकार ने इन चारों राज्यों को साधने की कोशिश की। मेरे कहने का मतलब है कि लोकतंत्र का पर्व मनाने जा रहे चुनावी राज्यों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निराश नहीं किया। 2021-22 के बजट में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए वित्त मंत्री ने जमकर पैसा दिया है। कहने का मतलब यह कि केंद्र सरकार ने इन राज्यों के लिए बजट को लोक लुभावन बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ताकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के मतदाताओं को चुनावी मौसम में लुभाया जा सके। इसके लिए विकास पसंद की छवि को बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्यादा आर्थिक विकास के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। इसलिए मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है। हालांकि इस ऐलान में खास बात यह है कि बंगाल से ज्यादा ध्यान तमिलनाडु का रखा गया, जहां कल ही बीजेपी और एआईएडीएमके ने एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दल एक ही साथ थे। अब मई तक होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और अन्ना द्रमुक के बीच गठबंधन जारी रहेगा। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच अभी सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की करते हैं, क्योंकि वहां बीजेपी ममता दीदी को सत्ता से किसी हाल में भी बेदखल करना चाहती है। इसलिए बजट में, इस बार के बजट में बंगाल के लिए क्या खास है, आइए समझते हैं। और बहुत जरूरी है, दरअसल पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसके जरिए 675 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत पश्चिम बंगाल की पुरानी सड़कों की भी मरम्मत की जाएगी। खासतौर पर कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच की सड़कों में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा बंगाल के चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इसी साल लोकतंत्र के पर्व का गवाह बनने वाले असम के लिए भी अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया है, जिस पर 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन्हीं रुपयों के जरिए असम में अगले 3 साल में 1,300 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। और इसके अलावा असम के भी चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। यही नहीं, बल्कि केरल में भी नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए 65,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान हुआ है, जिसके तहत 1,100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा। और इसी तरह तमिलनाडु में 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत से 3,500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो रेल परियोजना भी शुरू होगी। मतलब चुनाव वाले बड़े राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2,27,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। फिर भी इसी बजट के बहाने विपक्षी दलों ने अपने लिए राजनीतिक मौका भी तलाश लिया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बजट को हताशा वाला बताया, तो टीएमसी ने पेपरलेस बजट को विजनलेस बजट बताया। लेकिन एक बात तय है कि इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी या एनडीए के दूसरे सहयोगियों को काफी कुछ गिनाने का मौका मिल जाएगा। चाहे
तब तक देश में इन राज्यों में वोटिंग के समय तक बजट में ऐलान की गई योजनाएं जमीन पर क्यों ना दिखें, लेकिन चुनावी रैलियों के दौरान बीजेपी नेता इन परियोजनाओं के जरिए विकास के मुद्दे पर अपने विरोधी नेताओं को घेर सकेंगे। हालांकि असम में बीजेपी और असम गण परिषद के गठबंधन की सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। केरल में डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, जहां मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। तमिलनाडु में ई पलानीसामी सीएम है और एआईएडीएमके सत्ता में है, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जहां नारायणसामी सीएम है। हालांकि बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान दीदी के दुर्ग में सेंध लगाने पर है। हालांकि चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पूर्ण बहुमत हासिल करने के दावे कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के आक्रामक प्रचार की वजह से उसके नेताओं में बंगाल में सत्ता परिवर्तन की उम्मीदें जगी हैं। दरअसल जिस तरह से बंगाल में बीजेपी की मौजूदगी बढ़ रही है, उसकी वजह से टीएमसी के कई नेताओं का आत्मविश्वास भी हिल गया है। जिस तरह भगवा पार्टी ने चुनावी जीत के लिए अपनी पूरी ताकत, तमाम संसाधन बंगाल में झोंक दिए, उससे टीएमसी से जुड़े कई नेताओं को लगता है कि इस बार की चुनावी डगर बहुत मुश्किल है। और यह बात ममता बनर्जी पहले ही भांप चुकी हैं। यही वजह है कि उन्होंने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने का फैसला किया। हालांकि उनका यह पासा उल्टा पड़ता दिख रहा है। एक तरफ दीदी के पुराने सहयोगी उनकी तानाशाही की वजह से बीजेपी का दामन थामते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बजट में बंगाल को खास सौगात से भी उनकी राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह बजट बंगाल के मतदाताओं पर गहरा असर डाल सकता है, जो बीजेपी के विकास के दावों में भरोसा करते हैं, ब्रांड मोदी में विश्वास जताते हैं। ब्रांड मोदी की लोकप्रियता का भी आलम यह है कि सर्वे में शामिल करीब 74% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को अच्छा और बेहतरीन माना है और उनकी नजर में नरेंद्र मोदी अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। तो फिर बंगाल के लिए बजट में किए गए ऐलान बंगाल के मतदाताओं को लुभा सकते हैं। सवाल की हमने आपसे पूछा था एक सवाल हमारे मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स से कि क्या कोरोना के बाद आई मंदी बजट से दूर होगी, और आपने अपनी राय वीडियोस बनाकर हमें दी। तो आइए देखते हैं क्या थी आपकी राय। यूनियन बजट 2021 अब फाइनली आ चुका है और मेरे ओपिनियन में यह बजट बहुत ही पॉजिटिव वे में आया है। पिछले कुछ समय में जैसे गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा पैसा हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, उसके चलते हमें यह लग रहा था कि इस बार यह पैसा टैक्सेशन को बढ़ाकर वसूल किया जा सकता है, जो कि इस बार बिल्कुल नहीं हो रहा है। और देश को जिस बजट की इस सिचुएशन में काफी ज्यादा जरूरत थी, वैसा ही बजट ठीक निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किया गया। मेरे हिसाब से 2021 का बजट ज्यादातर हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में था। सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है